हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीमेंट टू सेल या बिक्री समझौता की। किसी भी प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग में जो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन होती है उसका ये मेजर दूसरा स्टेप होता है, दूसरा पड़ाव होता है। जो पहला स्टेप होता है उसको हम टोकन मनी बोलते हैं और उसके बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी की जो भी बाइंग सेलिंग की पूरी प्रोसेस होती है स्टार्ट से लेके एंड तक, उसके बारे में भी हमने एक वीडियो पूरा का पूरा बनाया हुआ है। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जाकर आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे एग्रीमेंट टू सेल की। एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, इसे कैसे बनाया जाता है, कौन से क्लॉजेज होते हैं, इसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है या नहीं जरूरी है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव वर्मा और आपका स्वागत करता हूं प्रॉपर्टी सुझाव पे। तो चलिए अब सबसे पहले समझते हैं कि एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। एग्रीमेंट टू सेल बायर और सेलर के बीच में होने वाले एक समझौते को कहा जाता है। ये समझौता इसलिए होता है क्योंकि प्रॉपर्टी की जो डील है उसको कंप्लीट होने में टाइम लगता है। कभी 1 महीना भी लग सकता है और 1 साल भी लग सकता है, डिपेंड करता है कैसी कंडीशन है। तो उस दौरान में किन किन शर्तों का पालन किया जाएगा बायर और सेलर की तरफ से, वो सारा कुछ उसमें मेंशन किया जाता है। एग्रीमेंट टू सेल सिर्फ एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है। ये ओनरशिप ट्रांसफर नहीं है। ओनरशिप ट्रांसफर के लिए अलग चीज होती है जिसको हम सेल डीड कहते हैं, जिसको रजिस्ट्री भी कहा जाता है आम भाषा में। तो एग्रीमेंट टू सेल जो है वो सेल डीड से पहले कराया जाता है और टोकन मनी के बाद में कराया जाता है। एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड में फर्क होता है। सेल डीड जो है वो एक अपने आप में पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट होता है जिससे कि सेलर जो है बायर के नाम पे ओनरशिप ट्रांसफर करता है। जबकि एग्रीमेंट टू सेल सिर्फ उन शर्तों की एक लिस्ट होती है, एक समझौता होता है जो कि टोकन मनी से लेकर सेल डीड के बीच में जिन शर्तों का पालन दोनों जने करते हैं बायर और सेलर, उसको कहा जाता है। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। एग्रीमेंट टू सेल अगर आपने कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओनर बन गए। आप ओनर तभी बनेंगे जब आपकी सेल डीड रजिस्टर्ड हो जाएगी रजिस्ट्रार के ऑफिस में। एग्रीमेंट टू सेल एक स्टैम्प पेपर पे बनाया जाने वाला डॉक्यूमेंट है। जब भी आपको एग्रीमेंट टू सेल बनाना हो, आपको किसी डॉक्यूमेंट राइटर या वकील से बनवाना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर कुछ क्लॉजेस बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ कि जब भी आप एक एग्रीमेंट टू सेल बनाएं तो उसमें आप किन किन चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहली चीज ये है कि इसमें जितने भी बायर्स और सेलर्स हैं उन सब की पूरी डिटेल्स होनी चाहिए। उनके नाम, फादर नेम या हस्बैंड नेम जो भी चाहिए हो, उनके आधार कार्ड, उनके पैन कार्ड, उनकी सारी डिटेल उसमें मेंशन होनी चाहिए। और साथ में ये भी लिखा होना चाहिए कि इनके जो हैं वो लीगल हायर्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं। क्योंकि कल को कुछ पता नहीं है, किसी भी इंसान की मृत्यु कभी भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा। उसके परिवार का जो भी उत्तराधिकारी होगा वो उस डील को आगे लेकर जाएगा, बेशक वो सेलर हो बेशक वो बायर हो। तो सबसे पहली चीज तो ये करनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हम उस प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल डालते हैं। प्रॉपर्टी की डिटेल डालने का मतलब सिर्फ एड्रेस डालना ही नहीं होता। उसकी जो पुरानी सेल डीड में उसकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी डाला जाता है, जो वसीका नंबर भी से कहा जाता है वो भी डाला जाता है। उसकी जो लोकेशन उस प्रॉपर्टी सेल डीड में मेंशन है वो भी लिखनी होती है कि इस साइड में, लेफ्ट साइड में कोई क्या प्रॉपर्टी है, राइट साइड में क्या प्रॉपर्टी है, पीछे क्या है, आगे क्या है, ये सारी की सारी डिटेल उसमें लिखनी होती है, वो भी लिखा जाती है। और आज की डेट में प्रॉपर्टी किस कंडीशन में वो भी लिखी जाती है। मान लीजिए कि पुरानी सेल डीड में वो एक प्लॉट था, लेकिन अब बिल्डर ने उस पर पूरे के पूरे फ्लैट्स बना दिए हैं, फ्लोर बना दिए। तो आज की कंडीशन में तो वो फ्लोर्स है ना, तो हमें आज की कंडीशन में लिखना पड़ेगा कि हम ये फर्स्ट फ्लोर ले रहे हैं, सेकंड फ्लोर ले रहे हैं, जिसकी पुरानी सेल डीड ये थी और उसका ये डेटा है। तो वो पूरी की पूरी डिटेल, उसमें क्या साइज है, पूरा पूरा मेजरमेंट, वो सब कुछ हम पूरा क्लियरली मेंशन करेंगे। उसमें कितने कमरे हैं, कितना ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है, पार्किंग है, लिफ्ट है, ये सब कुछ मेंशन किया जाएगा कि वो प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल क्या होती है। उसके बाद हम उसमें मेंशन करेंगे कि उस प्रॉपर्टी की डील की पूरी वैल्यू क्या है। मान लीजिए वो प्रॉपर्टी आप 2 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं या 1 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं, जितना भी खरीद रहे हैं उसमें पूरा का पूरा उसमें डील का अमाउंट मेंशन होगा। तीसरी चीज, हम जो उसमें एडवांस पेमेंट दे रहे हैं वो मेंशन होगी।
मान लीजिए आप 10% दे रहे हैं और जनरली एग्रीमेंट टू सेल में 10% पेमेंट ही ली जाती है। 10% से ज़्यादा भी लोग लेते हैं, लेकिन 10% मिनिमम होती है। वो जो 10% आप पेमेंट दे रहे हैं, वो किस फॉर्म में दे रहे हैं? आपने आरटीजीएस कराया, आपने चेक दिया है, आपने ड्राफ्ट दिया है, कैसे दिया है, वो आप उसमें मेंशन करेंगे। किसके नाम का दिया है? मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है जो 2 ओनर्स के नाम पे है और आपने 10% मान लीजिए आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है और आपने 10 लाख रुपए एडवांस दिया, तो 5 लाख रुपए आपने इसको दिया है, 5 लाख रुपए दूसरे बंदे को दिया है। वो सारी की सारी डिटेल आप उसके अंदर मेंशन करेंगे कि हमने ये कैसे ये प्रॉपर्टी की पेमेंट करी है। अगर उस प्रॉपर्टी पे कोई लोन चल रहा है, तो हम उस लोन की पूरी डिटेल लिखेंगे। कौन से बैंक से चल रहा है, लोन का अकाउंट नंबर क्या है, कितना आउटस्टैंडिंग है और कितने टर्म में, कितने टाइम में ओनर जो है वो उस लोन को क्लियर करके देगा, इसके बारे में हम पूरा का पूरा मेंशन करेंगे। दोनों पार्टियों की सेफ्टी के लिए ये अच्छा है, मेंशन कर लेना चाहिए। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसको हम डिफ़ॉल्ट पेनल्टी कहते हैं। डिफ़ॉल्ट पेनल्टी का मतलब है कि बायर या सेलर दोनों में से अगर कोई व्यक्ति अपने सौदे से, अपनी डील से पीछे हटता है, मतलब उस डील को कंप्लीट नहीं करता है, तो उस पे क्या पेनल्टी लगाई जाएगी। ज़्यादातर इस केस में यही होता है कि अगर बायर जो है वो डील क नहीं ले पाता, कोई भी कारण हो, तो उसका जो अमाउंट होता है, जो एडवांस उसने दिया होता है, वो फ़ॉरफ़िट हो जाता है। और जो सेलर होता है, अगर वो उसकी रजिस्ट्री नहीं करा पाता किसी भी कारण से, तो उसको जो है डबल अमाउंट पे करना पड़ता है बायर को। जनरली हम लोग ऐसा ही लिखते हैं, लेकिन इसमें और भी इसके कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। इसके बाद हम एक और इम्पोर्टेंट चीज़ लिखते हैं, डील का टाइम, कि कितने टाइम में ये डील क्लोज़ की जाएगी। मान लीजिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसका टाइम ड्यूरेशन दे दी जाती है कि इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में ये डील को कंप्लीट कर दिया जाएगा। एक और चीज़ उसमें मेंशन करनी होती है कि पेमेंट टर्म्स क्या होंगी, कि कैसे-कैसे जो है बायर सेलर को पैसे देगा। ये सारी की सारी चीज़ें उसमें मेंशन की जाती हैं। इसके अलावा जो टीडीएस काटता है, बायर जो है वो सेलर का टीडीएस काटता है, 1% जो होता है टीडीएस काटता है, उसके बारे में मेंशन किया जाता है, तो वो भी लिखना ज़रूरी होता है। इसके अलावा हम ये भी लिखते हैं कि सेल डीड जो करी जाएगी, उसका स्टैम्प ड्यूटी और जो कोर्ट फीस वगैरह है, वो कौन भरेगा? वो बायर ही भरता है, तो वो भी हम उसमें मेंशन कर देंगे। और कोई भी टर्म एंड कंडीशंस हो, वो भी लिखी जाती है। मान लीजिए कि वो मकान जो आप खरीद रहे हैं या प्रॉपर्टी जो खरीद रहे हैं, वो अभी रेंट पे है, तो उसमें लिख देंगे भी हम इतने दिन में ये खाली करा के देंगे। या एक बात और भी हो सकती है कि मान लीजिए कि जो सेलर है, उसके पास उस पूरी प्रॉपर्टी की चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में कोई पेपर की फ़ोटोकॉपी है, ओरिजिनल नहीं है, या उसके पास कोई सर्टिफ़ाइड कॉपी है, या उसके पास एक कोई कागज़ गुमा हुआ है और सेलर जो है उसको, बायर को उसने बता दिया है कि जी मेरे पास ये पेपर नहीं है, और बायर जो है उससे सैटिस्फाइड है कि हाँ ठीक है जी, अगर आपके पास ये पेपर गुम गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं ले लूँगा प्रॉपर्टी। तो उसमें मेंशन कर देंगे कि जी मेरे पास ये पेपर गुम हो गया था, या ये मेरे पास फ़ोटोकॉपी है, लेकिन मैंने ये पहले से बता दिया है और बायर को इसमें कोई परेशानी नहीं है, तो हम उसमें मेंशन कर देंगे। तो उससे क्या है कि किसी भी ऐसे आने वाली परेशानी के लिए पहले से ही उस एग्रीमेंट में अगर लिखा होगा, तो आपको किसी किस्म की दिक्कत आगे नहीं आएगी। तो इस तरह से कोई भी और शर्त हो, वो हम इसमें मेंशन कर सकते हैं, ताकि दोनों बायर और सेलर का इंटरेस्ट जो है इसमें सेफगार्ड रहे। अब ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट बनाने के बाद इसके हर पेज पे सभी बायर और सेलर साइन करेंगे। एक चीज़ और मेंशन करनी ज़रूरी है कि जब भी ये डॉक्यूमेंट बने, तो जितने भी बायर और सेलर हों, मान लीजिए प्रॉपर्टी जो है एक से ज़्यादा लोगों के नाम पे है, वो सामने बैठे हों, और जो सेलर हैं वो भी एक से ज़्यादा हों, तो वो भी सामने बैठे हों। मतलब जितने भी बायर और सेलर हैं, सब आमने-सामने बैठकर जो है इसको साइन करें। ऐसा ना हो कि कल को कोई सेलर या बायर कहे जी मेरे से तो किसी ने पूछा ही नहीं था। तो इसलिए ऐसी कोई भी परेशानी आगे ना आए, इसलिए ये ज़रूरी है कि सभी बायर और सेलर जो हैं वो सामने बैठकर इस डॉक्यूमेंट को साइन करें। सारे पेपर्स पे जो है बायर और सेलर जो है साइन कर देंगे। इसके बाद उसमें 2 विटनेस होती हैं, एक बायर की तरफ से और एक सेलर की तरफ से। वो लास्ट उसका जो पेज होता है उसमें विटनेस का कॉलम बना होता है, उसमें दोनों विटनेसेस जो है साइन कर देंगे, और उस विटनेस का भी आधार कार्ड वगैरह मेंशन कर दिया जाएगा, ताकि कल उसकी भी आइडेंटिटी जो है वो रिकॉर्ड में रहे। इसके बाद एक बात आती है कि क्या ये एग्रीमेंट टू सेल को रजिस्टर कराना ज़रूरी है या नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। कानून हमारा यही कहता है कि किसी भी इस तरह के समझौते को इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के हिसाब से रजिस्टर कराना ज़रूरी है। अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो कल को आपका कोई भी डिस्प्यूट हो जाए, ये तो अगर बिल्कुल ठीक-ठीक चलता रहा फिर तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर कोई भी किसी किस्म का भी डिस्प्यूट हो जाएगा, तो आपको अगर कोर्ट जाना पड़ेगा, और अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो आपको परेशानी हो सकती है।
ऐसा नहीं है कि जो आपने एग्रीमेंट बनाया है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी भी वैल्यू है, उसको भी एज़ एविडेंस कोर्ट में पेश किया जा सकता है। लेकिन कोर्ट के हिसाब से आपको वो रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। मान लीजिए एक आदमी ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है और एक आदमी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो ज़्यादा वैल्यू उसकी है जिसने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। लोग इसका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराते हैं, ये सब जानते हैं, क्योंकि ज़्यादातर 90% जो केसेस होते हैं उसमें इसमें कैश इन्वॉल्वमेंट होता है। लोग एग्रीमेंट कुछ और करते हैं लेकिन रजिस्ट्री कुछ और की होती है। एग्रीमेंट होता है 2 करोड़ रुपए का, सर्कल रेट पे रजिस्ट्री होती है जो कि 75 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ रुपए की होती है। तो ये सब जानते हैं। हालाँकि ये करना की सलाह मैं बिल्कुल नहीं दूँगा। आपको अपने पूरा अमाउंट डिक्लेयर करना चाहिए और इसकी रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए। इसके बाद एक लास्ट में पॉइंट आता है कि अगर दोनों पार्टियों ने इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो इसका ओरिजिनल कौन रखेगा? तो देखिए इसके बारे में बहुत सारे चलन हैं मार्केट में। कई लोग क्या करते हैं, दोनों सेम कॉपीज़ बना लेते हैं और उसपे दोनों जने ओरिजिनल साइन कर देते हैं। दोनों पार्टियाँ ओरिजिनल साइन कर देती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ही डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसकी फ़ोटोकॉपी जो है वो सेलर रख लेता है और ओरिजिनल जो है वो बायर रख लेता है। तो ये अलग-अलग चलन है, आपकी जैसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो आप ये कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर यही दोहराऊँगा कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, फिर तो किसी के पास भी ओरिजिनल हो, किसी के पास भी फ़ोटोकॉपी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सर्टिफ़ाइड कॉपी आप कोर्ट से कभी भी निकलवा सकते हैं। कोर्ट में अगर इसका रजिस्ट्रेशन होगा तो गवर्नमेंट जो है इसकी गवाह है कि हाँ, ये एग्रीमेंट दोनों के बीच में हुआ था। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि एग्रीमेंट टू सेल पे आपकी काफ़ी सारे ऐसे सवाल हैं, उनका जवाब आपको मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई कमेंट है, कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपके सर्कल में, जान-पहचान में, फ्रेंड्स में अगर किसी को भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, तो उनसे ये वीडियो शेयर भी ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं प्रॉपर्टी से जुड़े ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आता रहता हूँ। चलिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।